अरे जो बच्चा समाज का जो समान शिक्षा हासिल कर रहा है उसको समान शिक्षा दे नहीं पा रहे हो आप। मदरसों और मठों में आप क्या करने जा रहे हो जो खाली धार्मिक शिक्षा के केंद्र बने। धर्म का वो आप उनको, मैंने पहले दिन विरोध किया था कि किसी भी मदरसे को, धार्मिक संस्था को जो है कोई फंड ना दिया जाए। अरे मदरसे में क्या लेना देना, हम हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरवीन कर रहे होगे। हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या हिंदुस्तान में सीमित धार्मिक स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो उसमें हमें नमाज कैसे पढ़ना है, निकाह कैसे करना है, तलाक कैसे देना है, हमें अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बांटना है, यही 3 चीज़ें तो हमारे पास हैं। मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में कई मदरसों और प्राइमरी स्कूलों को शिफ्ट करने का नोटिफिकेशन जिला प्रशासन द्वारा दिया गया, जिसके बाद कई लोगों में इस मामले को लेकर खासी रोष है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग, जो कि इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से मिले और एक ज्ञापन सौंपा। बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी। दिलशाद जी, ये बताइए कि ये जो प्राइमरी स्कूल और मदरसों को कुछ शिफ्ट करने की बात पूरी चल रही है, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, इस मामले पे आप लोग डीएम साहब से मिले भी, मेमोरेंडम भी दिया आपने, क्या मामला है, क्या लिखा था उस पूरे मेमोरेंडम में? देखिए, जब हम लोग की जानकारी में ये आया कि इन स्कूलों को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे इलाकों में, तो हमने इसका एक विरोध दर्ज किया और एक ज्ञापन लेके हम डीएम साहब के पास गए और अपनी मांग रखी कि जिन जिन स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, ये बंद होने के बाद अगर आप 3 किलोमीटर आगे जाके शिफ्ट करेंगे तो ये बच्चे पढ़ने वहाँ कैसे जाएंगे। गरीब बच्चे, इनके इनके पिता क्या रिक्शा लगाएंगे जो 1,000 रुपये महीना देंगे, वो नहीं दे सकते। अगर आपको ऐसा करना है तो इस सेशन के बाद जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद इसको किया जाए। और इसके साथ साथ जो सरकारी स्कूल सरकारी भवन में चल रहे हैं वो भी जर्जर हालत में है, वो तो बहुत ज़्यादा जर्जर हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो डीएम साहब ने कहा कि मैंने चिन्हित किए हैं कुछ स्कूल सरकारी भी, जो सरकारी ज़मीन पे चल रहे हैं, उनके साथ भी कार्रवाई होगी, उन्होंने स्पष्ट दिया। आपने बताया कि सरकारी ज़मीन पे जो स्कूल चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये मंशा की बात सामने आ रही है कि कुछ चिन्हित करके किया जा रहा है। क्या है इसके पीछे मंशा प्रशासन की? नहीं, अब जिला प्रशासन ने तो ये कहा है कि पीडब्ल्यूडी के आदेश हैं, बीएसए के पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, जिसकी वजह से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक, कार्रवाई कीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि स्कूल जर्जर है तो बेहतर है कि स्कूल गिरे उससे पहले बच्चे कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएं। लेकिन जो सरकार की सरकारी स्कूल सरकारी ज़मीनों में चल रहे हैं, उनकी बहुत दयनीय दशा है, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर तारिक रज़ा फ़ातमी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि चाहे वो मदरसों की बात हो तो कहीं ना कहीं सवाल उठते रहे हैं। क्या दिक्कत होगी यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को, अगर यहाँ से स्कूल बाहर शिफ्ट करे जाते हैं तो क्या एतराज़ है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन तमाम मदारिस और इन स्कूलों को जब बनाया गया तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि कहाँ पर कितने छात्र उपलब्ध हैं और कहाँ किस क्षेत्र के लोगों को शिक्षा का सही जो है वो प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उन क्षेत्रों में ख़ास तौर से इन इदारों को बनाया गया। अब आप जो है अगर उसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो पहले करना तो आपको ये चाहिए कि अगर मान लीजिए उसमें कोई कमी है तो उनमें उनकी फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करके उन इदारों को आपको अपग्रेड करना चाहिए। उनको जो है उनकी मरम्मत करा करू के उनको जो है वो ठीक ठाक करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो दिक्कत आप जो सोच के जिसको आप शिफ्ट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि देखा ये गया है कि सरकारी कंट्रोल में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई भी ऐसे नहीं हैं, एक्सेप्ट अब कुछ सुनने में आने लगा है कि दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बेटर हो गए हैं आपकी सरकार आने के बाद। लेकिन बाकी पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है वो कहीं की भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सरकारी कंट्रोल में आने के बाद इन इदारों की दशा और ख़राब हो जाएगी और ये बात जो है वो उचित नहीं है। न तो हम जनमानस को शिक्षा का सही सहयोग कर पाएंगे और न ही हम इदारों को अपग्रेड कर पाएंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात है ये बहुत समझ से परे है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो बल्कि और बिगड़ गई है। हमने देखा कि पूरा इस पे अभियान चला उत्तर प्रदेश सरकार का, मदरसों पे जो रजिस्ट्रेशन थे वो चेक करे गए, उनकी लीगैलिटी इलीगैलिटी सब चले गए, पूरी न्यूज़ बनी। तो आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि सरकार का तो ये कहना है कि हम लोग ने उनकी बेहतरी के लिए किया है, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनको हम बंद करके रजिस्टर्ड करेंगे और मॉडर्नाइजेशन करेंगे। आपको लगता है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है? नहीं, मॉडर्नाइजेशन तो होता तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर मान लीजिए वो इलीगली वो मदरसे चल रहे हैं या इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं तो उनको लीगलाइज करना चाहिए और वहाँ उन लोगों को चलाने वालों को इतना मौका दिया जाना चाहिए कि वो उन फॉर्मेलिटीज़ को जो सरकार को रिक्वायर्ड है उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करे और तब उनको जो है वो लेकिन एक टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज सोचा हो 1 महीने के बाद उसको लागू कर दिया, वो गलत है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो सकती। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
अन्यथा ये जो है नाइंसाफ़ी होगी, चाहे वो कोई हो, किसी भी उसकी हो या मदरसों की बात नहीं है। मैं समझता हूँ अगर संस्कृत विद्यालय भी हैं और उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, या मान लीजिए जो म्यूज़िक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये उचित नहीं है। सरकार को थॉरोली इस पर जो है अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद फिर जो है न्यायोचित जो निर्णय है वो लेना चाहिए। तो थोड़ा समय आपके मुताबिक और मिलना चाहिए कि आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद सलीस के जी साहब, आप ये बताइए कि आप इस पूरे मामले में अपनी क्या राय रखते हैं कि उन्होंने देखा है कि बाकी कई मुद्दों में भी आप अपनी जो राय है बड़े अच्छे से रखते हैं। सबसे पहले जो समय की बात करी कि समय मिलना चाहिए, आपके हिसाब से जो ये पॉलिसी है इसमें समय की दिक्कत है या इस पॉलिसी पे ही आप पूरे सवाल खड़ा करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ तक जर्जर इमारतों के ताल्लुक से जो सर्वे कराया और 101 इमारतों को चिन्हित किया गया है, ये 101 इमारतों को आप 101 इमारतों के बच्चों को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए तलाक महल में एक स्कूल हैगा, बेसिक शिक्षा के उसमें चल रहा है। अब उसको आपने पी रोड पे या प्रेम नगर में या लाटूस रोड पे शिफ्ट कर दिया, तो वो ये जाहिर सी बात है, इन इदारों में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास आप खाना नहीं है, आप उनको भोजन दे रहे हो, जिनके पास कपड़ा नहीं है आप उनको ड्रेस दे रहे हो, जिनके पास किताबें नहीं उनको आप किताबें दे रहे हो। तो ऐसे परिवार के बच्चे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? उनके गरीब बाप अपना कारोबार छोड़ करके या मेहनत मजदूरी छोड़ करके क्या बच्चों को लाने ले जाने में लग जाएंगे? तो उनका परिवार कैसे चलेगा? बड़ी समस्या ये है कि उन बच्चों को चालू सेशन जो चल रहा है इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि जो अध्यापक रिटायर होते हैं बच्चों की शिक्षा जो है मुतासिर ना हो। अगर मान लीजिए उनके अभी रिटायरमेंट आज हो गया और 11 महीने स्कूल अभी चलना, तो 11 महीने उनको पढ़ाने के लिए बाकायदा वेतन देती है सरकार, कि बच्चों की शिक्षा मुतासिर ना हो। लेकिन आज ये बीच में ही शिफ्ट कर रहेंगे, तो वो बच्चे जो 2 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, वो लाजमी बात है शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, वो पढ़ने नहीं जाएंगे, तो वो सफ़रर होंगे। तो मैंने इस सिमत में डीएम साहब से कहा कि भाई आप 2 महीने के बाद इस प्रक्रिया को करिए और फिर बाद में ये बताइए कि कौन सी बस्ती के करीब में कौन सा स्कूल है, वो बच्चों का अपने दाखिला उस हिसाब से करा लेंगे। अभी तो आपकी मर्ज़ी से शिफ्टिंग हो रही है। तो उन्होंने इस पर कहा कि मैं बात करूँगा। मैंने बीएसए से भी बात की थी, मैं और काजी शहर मौलाना मुश्ताक मुशाहिदी के साथ हम लोग गए। हमने बीएसए से कहा कि भाई आप जो है इस तरह से जो शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये कतई गलत है। दूसरी चीज़, आपने उन इमारतों को जहाँ से आप शिफ्ट कर रहे हैं उसकी निगरानी की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य को दे दी। अब वो कैसे बेचारा निगरानी करेगा? मान लो कल कोई ताला तोड़ के घुस जाए तो प्रधानाचार्य उसका जवाब दिया होगा। ये जिम्मेदारी तो ज़िला इंतज़ामिया को देनी चाहिए कि इलाके का थानेदार को कहना चाहिए कि तुम्हारे इलाके में इतने स्कूल खाली हुए हैं और इनमें कोई गुंडा या कोई बैड एलिमेंट दाखिला ना कर सकें। अगर करते हैं तो इसकी जवाबदेही थानेदार की होगी। तो वो की बात मानी डीएम साहब? अब मैंने अपनी बात रख दी, कौन मानेगा कौन? डीएम साहब भी किसी के पाबंद है। डीएम साहब बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी वो कानपुर दोबारा आए, मैंने उनसे भी बात रखी और बीएसए से भी बात रखी और डीएम साहब ने इस पर संजीदगी से सुना और सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस विषय पे बात करूंगा कि ये सेशन पूरा हो जाए, उसके बाद शिफ्ट हो रहा। दूसरी चीज़ हमने कहा कि आप ये बताइए कि सरकारी इमारतें भी तो जर्जर हैं, उनकी शिफ्टिंग पर आपने क्या किया? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कहा कि हमें केडीए की तरफ से रिपोर्ट आई है, अब अगर हम नहीं शिफ्ट करते हैं और कोई इमारत गिरती है तो उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी बेसिक शिक्षा अधिकारी, और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हमें सूचित कर दिया तो सारी मेरी होगी। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, ज़रा इसकी भी जांच करा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़े लोगों के मकान फंसे हों और केडीए और इन्होंने जो है सांठ-गांठ कर ली हो, उनसे लंबी रकमें ले ली हों और कहा कि मैं इस तरह से करवा दे रहा हूँ। तो ये खेल तो नहीं चल रहा है। इस बिंदु पर भी जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जब सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास लेने की बात कर रही है, तो विकास तो जब ही होगा जब पूरा समाज हमारा शिक्षित हो। और सरकार इन इदारों के साथ, मैं तो कह रहा हूँ कि समान शिक्षा का क्यों फार्मूला नहीं ला रही है पूरे देश के अंदर। एक गरीब का बच्चा जो फट्टे पे बैठ रहा है, जिसको बचपन से भिखारी बना करके पेश कर रही है सरकार, जो सिवाय चपरासी और किलर के कुछ नहीं बन सकता, और एक आईएएस आईपीएस के बच्चे जिन बच्चों पे 20-20 30-30 हज़ार रुपये महीना खर्च आ रहा है।
तो ये दो तरह की शिक्षा इस स्वतंत्र भारत के अंदर, जिसकी आज़ादी के लिए गरीबों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, आज उनको ही उससे वंचित किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रदेश सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और जहाँ तक मदरसों की बात है, तो मदरसों के आधुनिकीकरण की बात अपनी जगह पर है। मदरसा एक ख़ास संविधान में दिए गए अधिकार के तहत कायम हुआ है। आर्टिकल 25 कहता है हर व्यक्ति को अपनी धर्म के प्रचार प्रसार और स्वीकार का अधिकार। सरकार कह रही है कि हम मदरसे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं, जो जिसमें वो सुविधाएं नहीं हैं, जो वो उस नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं, इसलिए पूरा अभियान हमने उस पर चलाया। क्या कहेंगे? नॉर्म्स और जिनको सुविधाएं, अरे जो बच्चा समाज का जो समान शिक्षा हासिल कर रहा है उसको समान शिक्षा दे नहीं पा रहे हो आप। मदरसों और मठों में आप क्या करने जा रहे हो, जो खाली धार्मिक शिक्षा के केंद्र बने। धर्म का वो आप उनको, मैंने पहले दिन विरोध किया था कि किसी भी मदरसे को, धार्मिक संस्था को जो है कोई फंड ना दिया जाए। राजनाथ सिंह के ज़माने में जब सबसे पहले 2001-2 में यहाँ इसके लिए फंड सेंक्शन किया गया, तब मैंने विरोध किया था कि सरकार की एक चाल है, सरकार एक बहाना बना रही है कि इन मदरसों को मदद देने के नाम पर वहाँ करप्शन क्रिएट कराएगी, उसके बाद उसकी फ़ाइल बनेगी, फिर आपके चैनलों पर उसकी डिबेट चलेगी और फिर मुसलमानों को उनकी सियासी क़यादत की तरह मजहबी क़यादत से बेबहरा करके और दूर कर दिया जाएगा। ये एक चाल थी जिसमें फेल हुई। अब वो जो है वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मदर, अरे मदर तुम्हें क्या लेना देना, हम हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरवीन कर रहे होगे? हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या हिंदुस्तान में सीमित धार्मिक स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, हैं? तो उसमें हमें नमाज कैसे पढ़ना है, निकाह कैसे करना है, तलाक कैसे देना हैगा, हमें अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बांटना है, यही 3 चीज़ें तो हमारे पास हैं। उन 3 चीज़ों में भी आप इंटरवीन करना चाहते हैं। कुरान हम कैसे पढ़ें, हमें आधुनिक शिक्षा पढ़नी है। हमारे ज़रा डिक्लेयर कर दे सरकार कि सारे मस्जिदों में जो हम प्राइमरी स्कूल चलाना चाहते हैं, हमें उसका जो परमिशन दिया जाए। हम वहाँ प्राइमरी स्कूल चलाएंगे, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन देंगे। और जहाँ हमें मजहबी तालीम देना है, जिन मठों के अंदर और जिन क्या कहते हैं मदरसों के अंदर अपने अपने धर्म की शिक्षा दी जा रही है, वहाँ आप क्यों बेवजह इंटरवीन कर रहे हैं बेमकसद? कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस मान रहे हैं और इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस पूरे डिसीजन से जो जिलाधिकारी द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, आप भी वही राय रखते हैं जो ये साहब रखते हैं कि आपकी कुछ राय अलग है इस पूरे मामले में, कि कहीं ना कहीं मंशा पे सवाल उठ रहे हैं सरकार की और प्रशासन? देखिए, सरकार माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी स्कीम लाती है, अपनी मंशा को भी जाहिर नहीं करती है। अगर ये अपनी मंशा जाहिर करें कि हम आपको ये प्रदान करेंगे, ये प्रदान करेंगे, तो हमें कभी शिकायत ना हो। लेकिन इनकी मंशा छुपी हुई होती है। इनके फैसले कुछ होते हैं, ऐलान कुछ होते हैं, अमल कुछ होते हैं। तो इस पर थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है माइनॉरिटीज़ में। सरकार को चाहिए कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी स्कीम ला रही है तो उसको उजागर करे, ताकि उस पर हमारे उलमाए दीन, हमारे जो बड़े हैं, इस पर विचार विमर्श करें और सरकार से इस पर वार्ता करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बेबाकी से इस पूरे मुद्दे में। तो ये थे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो कुछ इत्तेफाक रखते हैं इस पूरे डिसीजन से जो जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है, जो मदरसों पे पूरी डिबेट चली है पिछले कई दिनों में प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। उनका कहना है कि सरकार को अपनी मंशा जाहिर करनी चाहिए और उनको इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर तक।